है गाइस, दिस चर्चिल मिश्रा। इंसान ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो कि खुद के विनाश का सामान बनाती है। हालांकि युद्ध कला यानी युद्ध और लड़ाई कई समय से चली आ रही है, यानी आदि मानव के समय से चली आ रही है। जानवर भी अपने बचाव के लिए अपने हथियारों का यानी अपने पंजों या फिर सींग का इस्तेमाल करता है। मगर मानव इतना विकासशील हो चुका है कि उसने कई तरह के ऐसे हथियार बना लिए हैं जो कि काफी खतरनाक हैं। आइए हम दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और घातक हथियारों पर एक नजर डालें जो मानव जाति द्वारा बनाए गए हैं। ये आपको आश्चर्यचकित नहीं करेगा कि ये सभी हथियार 20वीं सदी के आविष्कार है। हालांकि कुछ पूर्वजों के हजारों वर्षों के पीछे का पता लगाया जा सकता है। हम 3 हथियारों के साथ शुरू करेंगे जो कि बड़े सामान पर जाने से पहले एक ही सैनिक द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 10, RPG रॉकेट प्रोपेलड ग्रेनेड। RPG के साथ कंधे एंटी टैंक रॉकेट फायर कर सकते हैं। नाजी जर्मनी के पेंजेफास्ट के आधार पर इसे भय विरोधी टैंक हथियार के रूप में विकसित किया गया था। सीमित प्रशिक्षण और सस्ते और सरल रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड से लेस सैनिक मल्टी मिलियन डॉलर के टैंक को नष्ट कर सकता है। वियतनाम युद्ध में अमेरिकियों के खिलाफ इसका व्यापक रूप से वियतनाम कांग्रेस और पीपुल्स आर्मी द्वारा उपयोग किया गया था। जब सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो उन्होंने मुजाहिदीन का सामना किया जो टैंक और सैन्य वाहनों के खिलाफ इसके इस्तेमाल में बहुत जल्दी माहिर हो गए थे। 1950 के दशक के मध्य में अमेरिकी सेना ने RPG के अपने संरक्षण को विकसित किया जिसे LAW हल्के एंटी टैंक हथियारों के रूप में जाना जाता है। अपनी स्थापना के बाद से आर्मर्ड बख्तरबंद वाहनों और टैंकों का खतरा बना हुआ है। नंबर 9 पे आते हैं DSR-50 द 50 किलर स्नाइपर राइफल। आप में से कई लोग PUBG के शौकीन होंगे और आपको स्नाइपर राइफल के बारे में काफी पता होगा। जिस स्नाइपर राइफल की हम बात कर रहे हैं DSR-50 बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। यह DSR-1 पर आधारित है जो पुलिस शार्प शूटर के लिए एक विशेष स्नाइपर राइफल है। DSR-50 में बट स्टॉक में एक एकीकृत हाइड्रोलिक रिकॉइल डंपिंग सिस्टम और एक इंटीग्रल थूथन ब्रेक है जो कथित थूथन विस्फोट को कम करता है। हल्के से बख्तरबंद सैन्य वाहनों में छेद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 8 पे आता है फ्लेमे थ्रोवर। ये काफी अमेजिंग हथियार में से एक है। एक फ्लेमे थ्रोवर क्या है इसको हम जानते हैं। एक फ्लेमे थ्रोवर को एक आग लगाने वाले उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसे विशेष रूप से एक धारा में आग लगाने के लिए डिजाइन किया गया है जो लंबी और नियंत्रित है। फ्लेमे थ्रो का उपयोग सबसे पहले प्राचीन यूनानियों द्वारा किया गया था जहाँ तक कि 1 शताब्दी ईस्वी पूर्व के रूप में अधिक आधुनिक समय में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनों द्वारा फ्लेमे थ्रो का उपयोग किया गया था और आमतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किया जाता था। सभी फ्लेमे थ्रो एक समान नहीं होते हैं। कुछ को आग की एक धारा को प्रज्वलित करने के लिए डिजाइन किया जाता है जो ज्वलनशील तरल के कारण यानी कुछ फ्लेमेबल लिक्विड के कारण होता है जिसे प्रज्वलित किया गया है। दूसरों को गैस की एक लंबी लो प्रोजेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तरल पदार्थ सबसे आम प्रकार के हैं जिनका उपयोग सैन्य फ्लेमे थ्रो में किया जाता है। वाणिज्य उपकरण प्रोपेन और प्राकृतिक गैसों का उपयोग करने का विकल्प चुनते हैं उच्च दबाव वाले क्योंकि वे आमतौर पर उपयोग करने के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। फ्लेमे थ्रो के लिए सैन्य उपयोग मुख्य रूप से किलेबंदी बंकर आदि के आसपास केंद्रित है। फ्लेमे थ्रो के लिए नागरिक उपयोग प्रकृति के अधिक कृषि करते हैं। उदाहरण के लिए वे खेतों को साफ करने के लिए उपयोगी है। फ्लेमे थ्रो कई रूप में आते हैं। पोर्टेबल वाले 2 भाग वाले डिवाइस होते हैं। ईंधन के लिए एक बैकपैक और आउटपुट के लिए एक ट्यूब होता है। वे आसान उपयोग के लिए वाहन भी हो सकते हैं। संचालित करने और बनाए रखने के लिए सरल। आप निश्चित रूप से उनमें से अंतिम छोर पर नहीं होना चाहते हैं जिससे वे हमारी सूची में 8वें स्थान पर है। 7वें नंबर पर आता है भारी गुस्ताव यानी श्रेष्ठवर गुस्ताव। यह एक जर्मन 80 सेंटीमीटर रेलवे गन को दिया गया नाम था जिसे तोपखाने का एक बड़ा टुकड़ा रेलवे वैगन से शूट किया गया था। यह 1930 के अंत में एक घेराबंदी के दौरान फ्रेंच मेजिनोट लाइन के मुख्य किलो को नष्ट करने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए आर्टिलरी के रूप में एसन के
कूप द्वारा विकसित किया गया था। उस समय यह अस्तित्व में सबसे मजबूत किलेबंदी थे। गुस्ताव 47 किलोमीटर की दूरी तक 60 टन वजन के गोले दाग सकते थे, यानी कितने खतरनाक तोप जो पूरी तरह से इकट्ठे हुए। फ्रेशर गुस्ताव का वजन लगभग 1350 टन था, यानी कितनी भारी थी ये। जर्मनों ने फ्रांस के युद्ध की तैयारी के लिए तोपखाने के इस टुकड़े को डिजाइन किया। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी तोप लड़ाई शुरू होने पर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह वास्तव में कोई बात नहीं थी, क्योंकि बेल्जियम के माध्यम से वेयरमाख्ट ब्लिट्ज़क्रेग आक्रामकता से तेजी से बहिर्गमन किया और मेजिनोट लाइट के स्थैतिक बचाव को अलग कर दिया। उन्हें बिना किसी नुकसान के आत्मसंरक्षण करने के लिए और किले के विनाश को सुनिश्चित बनाने के लिए मजबूत किया। सोवियत संघ को युद्ध के दौरान बाद में श्रेष्ठ गुस्ताव तैनात किया गया था। सेवेस्टोपोल की तोपखाने की बमबारी के दौरान जो ऑपरेशन बारबोसा का हिस्सा था, अन्य चीजों के अलावा बड़ी बंदूकों ने एक खाड़ी के नीचे चट्टान की परतों में दफन गोला बारूद के गोदाम को नष्ट कर दिया। यह युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा कैलिबर आर्टिलरी हथियार था। कुल वजन को देखते हुए अब तक का सबसे भारी मोबाइल आर्टिलरी हथियार बना गया और किसी भी आर्टिलरी गन के सबसे भारी गोले को निकाल दिया। केवल 2 हथियार है जिसमें बड़े कैलिबर हथियार हैं, ब्रिटिश मिलिटर मोर्टार और अमेरिकन लिटिल डेविड मोर्टार, दोनों 90 सेंटीमीटर के हैं। 6 नंबर पे आता है निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। यूएस निमित्ज क्लास 500 फीट से अधिक की दूरी तक निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत हैं। लगभग 4.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर की लागत के साथ, यानी करीब 450 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत के साथ वे सबसे महंगे भी हैं। 10,000 टन वजनी वाहक 90 विमानों को पकड़ सकता है और विमान रोधी तोपों को और मिसाइलों से लैस होता है, जिन्हें 50 वर्षों तक सेवा देने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिका जेराल्ड आर फोर्ड क्लास में पहले से ही अपना उत्तराधिकारी विकसित कर रहा है, जो और भी बड़ा होगा और इसकी लागत लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ सेवा में 10 निमित्ज श्रेणी के विमान वाहक हैं। वर्ग के प्रमुख जहाज का नाम द्वितीय विश्व युद्ध के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत बेड़े के कमांडर फ्लीट एडमिरल चेस्टर डब्ल्यू निमित्ज के नाम पर है, जो अमेरिकी नौसेना का आखिरी बेड़ा एडमिरल है। अपनी रक्षा करने की क्षमता के साथ ग्रह पर कहीं भी बिजली परियोजना करने की क्षमता का मतलब हमारी सूची में एक उच्च स्थान है। 5 नंबर पे चिमेरा वायरस। प्राचीन पौराणिक कथाओं में एक चीरा एक जानवर है जो विभिन्न जानवरों के अंगों से बनता है, यानी अलग अलग जानवर होते हैं, उनके डीएनए सैंपल से इस वायरस को बनाया गया है। जैसे हिप्पोग्राफी या ग्रिफिन जो इस वायरस का उपयुक्त वर्णन करता है। एक चिमेरा वायरस 2 या 2 से अधिक वायरस के डीएनए को मिलाकर बनाया जाता है। 1980 के दशक में सोवियत उनके साथ उपयोग कर रहे थे। अन्य वायरस के आनुवंशिक सामग्री का उपयोग कर और उन्हें चेचक यानी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या किसी अन्य वायरस में इंजेक्ट करते हुए इस तरह से एक चिरेरा का उत्पादन किया गया। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नया वायरस एक खुर्द विंग नीचे चेचक के विषाणु और उपस्थिति को बनाए रखने में सक्षम है, जबकि एक ही समय में यह पूरी तरह से अलग संक्रमण फैलाने में सक्षम है। यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग सफलता वायरस एजेंटों को ज्ञात उपचारों और टीकों से बचाने की अनुमति देती है, जिससे वे सभी अधिक घातक बनते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि सबसे जो खतरनाक वो वेपन होते हैं वो बायो वेपन होते हैं, यानी वायरस वगैरह। आप सभी देख ही सकते हैं कि अभी जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो चल रहा है वो वायरस ही यानी कोरोना वायरस, यह भी एक तरह से बहुत बड़ा खतरा है। 4 नंबर पे आता है रूस का एविएशन थर्मोबारिक बॉम्ब ऑफ इजाफा पावर। वह सब जीवित है जो केवल वशीकरण करता है, यानी इवोपरेट करता है। रूसी जनरल स्टाफ के रूप के रूसी उप प्रमुख अलेक्जेंडर रुक्सिन द्वारा साझा किए गए उद्धरण के बारे में पूछे जाने पर बोली जाती है। 2007 में रूसियों ने सफलतापूर्वक अपने एविएशन थर्मोबारिक बॉम्ब ऑफ इनकॉर्पोरेट पावर का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण और विमोचन किया, जिसका नाम फादर ऑफ ऑल बम रखा गया। यानी सभी बम में सबसे ज्यादा खतरनाक बम है, यानी सबसे ज्यादा घातक बम है। FOAB अमेरिकी सेना के सबसे बड़े
गैर परमाणु बम की तुलना में कथित रूप से 400 गुना अधिक शक्तिशाली है। GBU 43 बी बड़े पैमाने पर आयुध एयर बम है, जिसे आधिकारिक तौर पर MOAB के साथ नामित किया गया है और जिसे सभी बमों की मां के रूप में जाना जाता है। यह रूसी डिवाइस को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पारंपरिक गैर परमाणु हथियार बनाता है। FOAB ने रूसी शस्त्रागार में कई छोटे परमाणु बमों की जगह ली, पर एक नए उच्च विस्फोट केवल 60 टन का उपयोग करते हुए 44 टन TNT के बराबर होता है। यानी कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इस पर जानेंगे होंगे। इसके विस्फोट और दबाव की लहर का एक छोटे पैमाने पर एक छोटे परमाणु हथियार के समान प्रभाव पड़ता। बम एक सुपरसोनिक शॉक वेव और अत्यधिक तापमान के कारण मध्य हवा में विस्फोट करता है। थर्मोबॉलिक हथियार पारंपरिक विस्फोटों की तुलना में अधिक तापमान के साथ अधिक निरंतर विस्फोट तरंगों को उत्पन्न करता है। वे इस बात से भी भिन्न है कि वे अपने विस्फोटों में एक ऑक्सीकरण एजेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर निर्भर होने के बजाय वातावरण से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वे सामान्य से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और परिणाम स्वरूप नियंत्रण करना अधिक कठिन होता है। थर्ड नंबर पे आता है ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आप सभी ने इस मिसाइल का नाम जरूर सुना होगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे लक्ष्य के लिए निर्देश किया जाता है। यह कम से कम 3400 मील की यात्रा कर सकता और मुख्य रूप से परमाणु हथियारों के परिवहन के लिए बनाया गया था। ICBM में हवाई जहाज, पनडुब्बी, मिसाइल सिलोस और वाहनों में प्रशिक्षित होने की क्षमता है। वे MAD सिद्धांत का एक अभिन्न अंग बन गए क्योंकि इन हथियारों ने लचीलेपन की अनुमति दी, जिससे देश को वापस हड़ताल करने और दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम बनाया गया। इसने मूल रूप से दुश्मन पर दूसरे हमले की गारंटी दी। तकनीक के आगे बढ़ने के साथ यह बात सामने आई कि MIRV की वजह से एक बार में एक ICBM को कई परमाणु वारहेड लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे आता है MIRV जो कि एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल है। बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एक पेलोड है जिसमें कई वारहेड होते हैं। प्रत्येक वारहेड में कई लक्ष्यों में से एक को निशाना बनाने की क्षमता होती है। पुराने जमाने के वारहेड एक ही मिसाइल पर एक ही परमाणु बम का परिवहन कर सकते थे और एक ही लक्ष्य को निशाना बना सकते थे। अगला कदम था मल्टीपल री एंट्री व्हीकल यानी MRV मिसाइल, जो वारहेड ले जा सकती थी, जो सभी छितरी हुई थी लेकिन व्यक्तिगत रूप से लक्षित नहीं थी, जिनमें परिणाम स्वरूप शॉटगन के समान विस्फोट हुआ। MIRV ने उन समस्याओं को हल कर दिया। सभी वारहेड अब लक्षित थे। नंबर 5 पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आएगी। तो फर्स्ट नंबर पे आता है जार बोम्बा। वाक्यांश का हर पहलू सामूहिक विनाश के हथियार जार बम्बई पर लागू होता है। हथियार सोवियत संघ या संयुक्त राज्य परमाणु कार्यक्रम का खंडन था, एक विशाल उपकरण जिसे हर चीज को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। वही बम था, केवल एक कभी विस्फोट किया गया था जो यह पर्याप्त था। जार बम मानव जाति द्वारा अब तक का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। तुलना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा बनाया गया सबसे शक्तिशाली उपकरण V41 था। यह केवल 3 चरण का परमाणु उपकरण था जिसे अमेरिका ने बनाया था। V41 में अधिकतम 25 मेगाटन TNT की पैदावार थी, जबकि जार बोम्बा की अधिकतम 100 मेगावाट TNT की उपज थी। बेशक अब तक के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम के बड़े पैमाने पर मशरूम का बादल था। मशरूम का बादल आसमान में 400 मील तक ऊंचा होने का अनुमान है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 7 गुना ऊंचा है।
इस ऊंचाई पर बादल समताप मंडल के साथ साथ मेसोस्फीयर के माध्यम से चला गया। मशरूम के बादल के साथ बम ने एक बड़े पैमाने पर आग का गोला भी बनाया। एक बार विस्फोट होने के बाद आग का गोला लगभग उस ऊंचाई पर पहुंच गया जिस पर बम गिराया गया था और यह स्थल से 60 मील से अधिक दूर दिखाई दे रहा था। बम अनिवार्य रूप से सोवियत संघ की सैन्य ताकत को लेफ्स करने के लिए बनाया गया था। इस वजह से बम इतना विशाल था कि यह मूल रूप से बहुत बड़ा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह युद्धकालीन उपयोग के लिए व्यवहारिक नहीं था। एक के लिए बम को इधर उधर करना बहुत जटिल था, यानी बहुत कठिन था, यानी इतना बड़ा था कि इसको इधर से उधर ले आना काफी ज्यादा कठिन था। यह वास्तव में उस जेट पर भी फिट नहीं था जिसने इसे आकाश से गिराया था। उस विमान को बम के लिए भारी संशोधित किया जाना था। दूसरा विमान में चालक दल में केवल 50% बचने की संभावना थी। यह सब तब भी आता है जब बम को उसके मूल 100 मेगाटन के आकार से छोटा कर दिया गया था। ये थे कुछ 10 दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार जो कि कई तरह से विनाश को इनवाइट करती। इनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो मानव जाति या पृथ्वी का किस तरह से विनाश हो सकता है आप खुद जान गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको इस तरह की और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें पता चले कि सिर्फ बम पबजी में नहीं है, इस दुनिया में भी इतने खतरनाक है। तो पबजी से बाहर निकलो और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करो जिससे उन्हें कई तरह की इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन फैक्ट में से सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।